Everybody and welcome back to SK1 and we're back again with another chapter for JEE Main and हम लोगों ने work energy and power already cover कर लिया है and now we are about to proceed with center of mass, linear momentum and collisions. ये तीनों topics हम लोग एक सिंगल चैप्टर में कवर करेंगे. As I've already told you कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में we didn't discuss about linear momentum and angular momentum की डिस्कशन तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स दैट इज जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तब करते हैं. बट लीनियर मोमेंटम विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर ओनली एंड हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो लीनियर मोमेंटम का फॉर्म है दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो मोमेंटम वर्जन है विल आल्सो लुक एट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट द चैप्टर एज आई लेफ्ट दैट टॉपिक स्टेटिंग कि मैं ये इस चैप्टर के साथ कराऊंगा दैट इज लीनियर मोमेंटम. सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद मोमेंटम. उसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोसीडिंग विद सेंटर ऑफ मास. तो आज एक सिंगल वीडियो में विल टेक ऑन मोमेंटम. तो आज का जो टॉपिक होगा दिस विल नॉट स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास बट मोमेंटम इटसेल्फ. अब यू हैव टू लुक कि जो मोमेंटम होता है ये भी दो कैटेगरी का होता है, एक तो लीनियर एक एंगुलर. जस्ट लाइक आपके पास जैसे आपके पास जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं दैट इज द पोजीशन जो कि ऑब्वियसली हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, द वेलोसिटी एंड उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद टाइम हो गया. ये जो चार पैरामीटर्स होते हैं किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो इनके एंगुलर एनालॉग्स होते हैं. जैसे आपके पास x दैट इज पोजीशन का जो एंगुलर एनालॉग हो गया, आपके पास एंगुलर पोजीशन हो गया, इसके लिए आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई, फिर यू हैव एंगुलर एक्सेलरेशन एंड जो टाइम होता है इसका एंगुलर एनालॉग खुद टाइम ही होता है. दैट इज टाइम इज जस्ट सच अ क्वांटिटी, इसको आप एंगुलरली नहीं कह सकते. दैट इज थीटा ओमेगा अल्फा एंड टाइम के साथ हम लोग रोटेशन को डिफाइन करते हैं. वैसे मोमेंटम एक और ऐसा बेसिकली कंसेप्ट है जो कि सिर्फ किसी भी बॉडी की मोशन को नहीं बल्कि समहाउ उस बॉडी की एक और प्रॉपर्टी जो कि उस बॉडी की मास है को भी इंक्लूड करता है. तो मोमेंटम को बेसिकली लीनियर फॉर्म जो है इसे p से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका भी एंगुलर एनालॉग होता है जिसे l से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो दीज आर अगेन वेक्टर क्वांटिटीज. तो यहाँ पे हम लोग लीनियर मोमेंटम की डिस्कशन करते हैं जब रोटेशनल पढ़ा जाता है. There only we discuss about angular momentum. तो अब हम लोग देख लेते हैं. Obviously we haven't discussed about rotational yet, so these might not make sense to many. But again ये सब जब angular quantities के discussion होती है. But we have already done with circular motion, तो a little bit understanding rotational में और understanding आ जाती है. And now we'll proceed with linear momentum. Linear momentum actual में होता क्या है? So जब भी कोई body move करता है, that is motion में होता है, तो किसी भी गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उस बॉडी के पास एक वेलोसिटी होती है क्योंकि ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है. जब ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स करेगा, अब देखो मोशन को डिफाइन करने के लिए सीधे आप डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कह सकते कि जब भी डिस्प्लेसमेंट है वहां पे मोशन है, क्योंकि कोई भी बॉडी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट किया एंड किसी भी पाथ पे जाके उसी पॉइंट पे एंड कर गया. तो यहाँ पे एट दिस एंटायर पाथ मोशन हुआ है लेकिन फिर भी जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो है. सो चेंज इन पोजीशन जीरो है, लेकिन चेंज इन पोजीशन ऑब्वियसली जीरो है. यहां से इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है ये जीरो आ जाती है. एवरेज वेलोसिटी या फिर मेन वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन जब भी मोशन होता है ईच एंड एवरी दीज पाथ्स टैंजेंट में आप देखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है. At all these tangents instantaneous velocity होता है. That is what you can see over here. मतलब जब भी मोशन होता है वहां पे at each and every point आप देखोगे instantaneous velocity या फिर only velocity तो वहां होगा ही होगा. So to somehow describe the motion instantaneous velocity we can say जब भी instantaneous velocity है वहां पे मोशन है. तो अब ये तो एक मोशन की बात होगी. फिर you have bodies at rest or anything. एक ऐसी चीज आपके पास कोई भी बॉडी है सिंस बॉडीज ही तो मोशन में होती हैं. आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो एंड वो मोशन में है. कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वही मोशन में आ सकता है. एंड यू कैन नॉट से दैट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट एंड इट इज इन मोशन. कोई बॉडी ही तो मोशन में होगी. दैट इज व्हाट यू हैव टू थिंक. कोई बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या फिर यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन ऑब्जेक्ट. यूजुअली इसे पॉइंट पार्टिकल लिया जाता है. इन सेंटर ऑफ मास विल से यूजुअली पार्टिकल्स आर नॉट पॉइंट्स.
तो हर बॉडी के पास ये मास की प्रॉपर्टी होती है। अब मास इज सच अ प्रॉपर्टी जो कि हर ऑब्जेक्ट के पास होती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वेल व्हाट आई कैन से इज कि कुछ काइंड के पार्टिकल्स दैट आर फोटॉन्स, particles of light, these are the only exceptions. particles of light, एक्चुअल में photons particles of light नहीं, इन्हें widely ऐसे कहा जाता है। photons are not exactly particles of light, although light के particles होते हैं। these are the energies जो कि ये particles of light carry करते हैं। we can study about that in modern physics but will not very much get over here। इन्हें हटा दो, सारे ऑब्जेक्ट के पास masses होते हैं। तो ऑब्वियसली इनके लिए अगर द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ दैट विल बी समथिंग लाइक एन एक्सेप्शन एंड डिफरेंट ही क्वेश्चन आ जाता है। तो हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है विच विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। सिंस बॉडीज ही मोशन में होती है कि ऐसी भी कोई पैरामीटर होना चाहिए या फिर एक ऐसा कोई टर्म जो कि इस फैक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करे कि इस बॉडी के पास इतना मास है एंड इट इज मूविंग विद दिस मच वेलोसिटी। नाउ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद अ सर्टेन एग्जांपल व्हिच आई रियली लाइक अ लॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि आपके पास एक बुलेट है जो कि ऑब्वियसली जिसके पास बहुत ही कम मास होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्राम्स इसके पास मास होता है। सो लेट्स से 10 टू द पावर -3 किलोग्राम के ऑर्डर का इसके पास मास है। फिर भी जब ये किसी भी पर्सन को स्ट्राइक करेगी या फिर आपके पास लेट्स से यहाँ पे ये वॉल है, जब ये वॉल को स्ट्राइक करेगी इट कैन पियर्स थ्रू दिस। एक बुलेट जिसके पास इतना कम मास है, क्यों? क्योंकि इसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी बहुत ही हाई है, रेट ऑफ मोशन बहुत ही हाई है कि इस वॉल के थ्रू पियर्स कर सकती है। अब देख लो ये वॉल के थ्रू पियर्स कर तो गए। अब एक ट्रक का एग्जांपल ले लो। आपके पास एक बहुत ही बड़ी ट्रक है एंड यहाँ पे एक वॉल है। इस ट्रक को ज्यादा वेलोसिटी मत दो, जस्ट वेरी स्मॉल वेलोसिटी से भी काम चल जाएगा। इस ट्रक का जो मास होगा दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखते हो, ऑब्वियसली 10 टू द पावर 6 ऑर्डर्स का डिफरेंस है इन देयर मासेस। अब इसको बहुत ही कम भी वेलोसिटी दोगे बट इट इज सच अ हैवी ट्रक कि राइट थ्रू दिस अगेन इस वॉल को ब्रेक कर देगा एंड दिस वॉल विल बी नाउ ब्रोकन डाउन। आप ये देख सकते हो। तो समहाउ अगर आप देखते हो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन मास बहुत कम है, यहाँ पे मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन दोनों से काम हो रहा है। दोनों कैन ईदर पियर्स द वॉल और ब्रेक दिस वॉल, जैसा कि आप देख सकते हो। मतलब एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि आप देख सकते हो जो कि किससे रिलेटेड है, ये बॉडी जो मोशन में है इसकी वेलोसिटी से भी रिलेटेड है एंड ये जो बॉडी मोशन में है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बॉडीज ही तो मोशन में होंगी, इनके मास से भी रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड है एंड दिस इज समहाउ। और ऑब्वियसली इससे एनर्जी के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी विच विल बी यूजफुल कंसेप्ट। तभी तो ये वॉल ब्रेक होगी या फिर इससे पियर्स होगा। मतलब समहाउ स्पीड एंड मास तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिलेट कर दिया था। सर्टेन एनर्जी जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं विच इज हाफ mv², वो बॉडी के मास एंड स्पीड से ऑब्वियसली रिलेटेड है। बट अलोंग विथ काइनेटिक एनर्जी, वो तो हम लोगों ने एनर्जी के कंसेप्ट में पढ़ा था, वी नीड इन द पैरामीटर्स ऑफ मोशन सच अ क्वांटिटी जिसे हम लोग रिलेट कर पाए एंड वहीं से आइडिया आता है ऑफ द क्वांटिटी मोमेंटम, जिसे कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। यहीं से मोमेंटम का आइडिया आता है एंड दिस इजंट एग्जैक्टली मोमेंटम, इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। दिस इज लीनियर मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम क्या होती है? उस पार्टिकल का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स में उसकी वेलोसिटी वेक्टर। सिंस ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप देखोगे मोमेंटम भी एक वेक्टर है, इसीलिए यहाँ पे एरो का साइन लगाया जा रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर कोई बॉडी सर्टेन स्पीड से मूव कर रही है तो अगर वही बॉडी इस डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करे तो वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो डिफरेंट हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ वन एनदर। स्पीड सेम है तो भी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में सेम होगा लेकिन मोमेंटम वेक्टर में डिफर हो जाएगा। तो समहाउ अगर आप देखोगे मोमेंटम इज अ वेक्टर, काइनेटिक एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने एक एनर्जी की फॉर्म बताया था हाफ mv²। मोमेंटम वेक्टर मैं बता रहा हूँ m वेक्टर v। यहाँ पे हियर इज अ स्पीड, ये तो पार्टिकल की स्पीड हो गई। मीनवाइल दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
Kinetic energy is related to speed, meanwhile momentum is related to velocity. That is the reason कि दोनों, अगर एक बॉडी यहाँ पे मूव कर रही with a given mass m and a given speed v, and एक बॉडी यहाँ पे मूव कर रही with the same speed and the same mass just in opposite direction, दोनों केसेस में आप देखोगे स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही वो इक्वल होती है, लेकिन मोमेंटम वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग मूव करे, मीनवाइल जो दूसरी बॉडी है वो इस एक्सिस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मोमेंटम वेक्टर एक दूसरे को के नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. So you have to understand this the vector kinetic energy versus scalar. इनमें रिलेशन भी निकाले जा सकते हैं between kinetic energy and momentum obviously. तो ये somehow हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी हाई होगी, वेलोसिटी इतनी हाई होगी कि मोमेंटम बस वेलोसिटी की वजह से ही बुलेट की हाई होगी एंड इट कैन पियर्स राइट थ्रू इट. इसमें मास इतना हाई है कि कम स्पीड से भी देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम दैट इट कैन पियर्स थ्रू इट. इसके अगर यूनिट्स देखें तो आप देखोगे दिस इज kg मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली यहीं से डायरेक्शन भी मिल गया, ये हो गया मास, ये तो हो गया LT पर -1 MLT पर -1. These are the dimensions of linear momentum vector. हम लोगों ने ये देख लिया. Then we can move on to relating it with how it is related actually to Newton's second law of motion. So again I'll rub all of it by pausing the video and then we proceed forward. And all right, we are back once again. And अब हम लोग देख लेते हैं कैसे linear momentum को relate किया जा सकता है with Newton's second law of motion. तो Newton's second law of motion हम लोगों ने ओरिजिनली क्या पढ़ा था कि इट इज की वेक्टर F इक्वल्स m वेक्टर A. ऑब्वियसली जब हम लोग वेक्टर F लिखते हैं सो वी मीन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो इट इज एक्चुअली वेक्टर F नेट इक्वल्स द मास टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे सिंगल पार्टिकल पे लगाया जा सकता है, पूरे सिस्टम पे भी लगाया जा सकता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय दैट आई मीन. अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैं व्हाट आई कैन बेसिकली डू ओवर हियर कि एक्सेलरेशन को d वेक्टर v ओवर dt लिखा जा सकता है. सो आई कैन राइट इट एज m टाइम्स d वेक्टर v ओवर dt. अब मास ऑब्वियसली हम लोग इसके इनसाइड भी ले सकते हैं, इनसाइड ऑफ द डेरिवेटिव, इट विल स्टिल मेक द सेम सेंस. अगर मैं मास को इनसाइड द डेरिवेटिव ले लेता हूँ सो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ m वेक्टर v विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब सिंस ये m वेक्टर v है क्या, दिस m वेक्टर v इज ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम. ये m वेक्टर v तो लीनियर मोमेंटम हो गया. सो यू हैव एक्चुअली d ऑफ वेक्टर p ओवर dt. तो जिससे अभी तक मैं m वेक्टर a लिख रहा था, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ दैट द नेट फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर है इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम. दिस इज द मोमेंटम वर्जन या फिर मोमेंटम फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. मोमेंटम फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ आप ये देख सकते हैं. एक्चुअली इट इज अ मच मोर एक्यूरेट एंड बेटर अगर आप इसे मोमेंटम के फॉर्म में लिखते हैं देन m वेक्टर a. अगर आप इसे न्यूटन सेकेंड लॉ एज लिखते हैं वेक्टर F नेट इक्वल्स m वेक्टर a, ये तभी वैलिड होता है जब मास इज कांस्टेंट. जब मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा. मीनवाइल अगर आप इस रिलेशन पे देखते हैं, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि दिस रिलेशन विल बी वैलिड व्हेन मास इज कांस्टेंट. ये जो रिलेशन होता है वी ऑब्वियसली पुट इट बैक इनसाइड, बट वी हैव हमने एक्चुअल में इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स मैनर में फॉलो किया है, क्योंकि पहले इक्वेशन सबसे पहले था दैट वेक्टर F नेट इज d वेक्टर p ओवर dt एंड दिस वाज द वे न्यूटन ने पब्लिश किया था. दिस वाज द वे न्यूटन ने पब्लिश किया था अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन ने इस फॉर्म में सेकेंड लॉ को पब्लिश किया था. बाद में क्या हुआ एंड ही कॉल्ड दिस नॉट मोमेंटम, नॉट लीनियर मोमेंटम, बट उन्होंने इस मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था. इसे क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था क्योंकि समहाउ ये भी मोशन को भी डिस्क्राइब कर रहा है कि इस पार्टिकल के पास इतनी वेलोसिटी, अगर इसके पास इतना मास है दैट इज इसके पास इतनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है. सो दिस इज द फॉर्म एंड इसमें बाद में क्या किया जाता है कि सिंस मोमेंटम को अगर m वेक्टर v लिख दिया जाता है, यू कैन टेक m आउट. इन द केस m इज कांस्टेंट, जिसे बाहर ले लो एंड देन यू हैव मास इज कांस्टेंट. दैट इज व्हाट यू हैव. तो वेक्टर F नेट इक्वल्स m वेक्टर a. दिस इज इंटीड अ बेटर वे टू राइट जस्ट द वेरी सेम थिंग. लेकिन फिर भी ना JEE नीट सिलेबस विल सी मोस्ट ऑफन कि ये वाला ज्यादा यूजफुल होगा मोस्ट केसेस में, जैसे पुली प्रॉब्लम्स में
इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स में तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे ये मास एंड एक्सेलरेशन वाला वर्जन ज्यादा यूजफुल होता है. बट दैट थिंग असाइड, नाउ वी कैन गो ऑन टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो कि हमें यहाँ पे समझना होगा, एंड दैट विल बी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेंगे, एंड आफ्टर दैट वी कैन नो अबाउट इम्पल्स एंड ऑल दैट थिंग जो कि एक्चुअल में चेंज इन मोमेंटम को रेफर करते हैं, एंड आफ्टर दैट विल कंक्लूड दिस वीडियो. तो पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ लेते हैं. सो लेट्स टेक दिस वेरी नाइस एग्जांपल कि आपके पास दो एस्ट्रोनॉट्स हैं in space and what they are doing is कि they are pushing each other. Why have I considered space? It is outer space, interstellar space. मैंने interstellar space क्यों लिया है? मैंने इसलिए है कि ये gravity free है, यहाँ पे कोई gravity नहीं है, so it will be indeed better to understand. कोई gravity नहीं है, ये नीचे नहीं गिरने वाले. It is interstellar space. When they push each other, let's say this is A, this is B. सो यहाँ पे A B पे एक फोर्स लगा रहे विच इज वेक्टर F बाई A ऑन B. सो ऑन B बाई A, इससे मैं वेक्टर F B A लिख देता हूँ. ये फोर्स हो गया. तो ऑब्वियसली बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर वेक्टर F B A इस पे लग रहा है तो ये जो फोर्स होगा दिस इज वेक्टर F A B, एंड ये जो दोनों फोर्सेस हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन. न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पैर, ये हम लोगों ने पढ़ा था. नाउ इफ यू कंसिडर देयर चेंजेस इन मोमेंटम, तब वो क्या होगा. मैंने आउटर स्पेस लिया है लेकिन A प्लस B मेरा पूरा सिस्टम बनाता है. A प्लस B फॉर्म्स में सिस्टम. अब तक वी स्टडीड मेनी थिंग्स. वी स्टडीड अबाउट कैसे इस सिस्टम के मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख दोगे, कैसे किसी भी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे. यहाँ पे मैंने ले लिया A प्लस B, ये मेरा पूरा सिस्टम है. अब मुझे यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एंड नॉट ओनली डू आई वांट टू कैलकुलेट मोमेंटम, आई आल्सो वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. पहले ये रेस्ट पे थे, पहले ये सिस्टम रेस्ट पे था, A एंड B दोनों रेस्ट पे थे. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A 0 है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B 0 है. दोनों ने फोर्स लगाया. लेट्स से A ने B को पुश कर दिया, इसने डिसाइड किया B को पुश करेगा, B को पुश कर दिया, तो ऑब्वियसली वो भी पीछे पुश हो गया. इट इज ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पैर, न्यूटन का थर्ड लॉ. व्हाट यू कैन सी ओवर हियर कि अगर मैं कंसिडर करूं द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, वो क्या आएगा. सिंस वी नो इट इज एक्चुअली द नेट फोर्स दैट काउंट्स हियर, नॉट द इंडिविजुअल फोर्स. तो अगर मैं नेट फोर्स को लिखता हूं, चलो पहले फोर्स ऑन A ड्यू टू B को लिख देते हैं. द फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ये ऑब्वियसली tells me what is the rate of change of momentum of A, जो कि ये A पे एक्ट कर रहा है. The force on B due to A, ये क्या बताएगा. This will tell me the rate of change of momentum of B, क्योंकि ये B पे एक्ट कर रहा है. Obviously अगर मैं नेट फोर्स ऑन द सिस्टम की बात करता हूँ, so it is the sum of this force and this force, क्योंकि इस सिस्टम में दो फोर्सेस एक्ट करे, एक ये वाला एक ये वाला. दोनों फोर्सेस को ऐड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा. सो सिंपल, मुझे 0 मिलेगा. 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को ऐड करने पे 0 मिलता है. मतलब द नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये क्या है. दिस इज 0, मतलब d ऑफ वेक्टर PA ओवर dt प्लस d ऑफ वेक्टर PB ओवर dt, ये तो 0 है. सो इफ द टाइम डेरिवेटिव इज 0, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका मतलब क्या है. इट डजंट जस्ट मीन कि ये टर्म 0 है एंड ये टर्म 0. इसका मतलब क्या है कि दिस टर्म प्लस दिस टर्म, मतलब वेक्टर PA प्लस वेक्टर PB एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर इज कि वेक्टर PA प्लस वेक्टर PB कांस्टेंट है, तभी तो इनका जो डेरिवेटिव लोगे एंड फिर सम करोगे तभी तो वो 0 आएगा. तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर थिंग मिल रही है कि वेक्टर PA प्लस वेक्टर PB कांस्टेंट है, एंड आप अगर कुछ भी कर दो ये चेंज नहीं होने वाला. आई विल टेल यू द रीजन आपको ये क्यों मिल रहा है. क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस इस सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं, हमें पता है कि ऑब्वियसली इस सिस्टम पे फोर्सेस एक्ट करें, फोर्स एक्ट करने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है. फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं. एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी. मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड होगा, एक्चुअल वेलोसिटी से. तो चेंज इन वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मोमेंटम चेंज करेगा. यहाँ पे मोमेंटम क्यों नहीं चेंज करे, तो आपको नोटिस करना पड़ेगा
कि इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो रहा है। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू दैट वेक्टर PA प्लस वेक्टर PB इक्वल्स कांस्टेंट, लेकिन PA इज नॉट कांस्टेंट एंड PB इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। ये जो वेक्टर PA है ये कांस्टेंट नहीं है एंड वेक्टर PB भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन पे फोर्स एक्ट करे। हमने ये पूरा सिस्टम क्या लिया था, A प्लस B दोनों एस्ट्रोनॉट्स को साथ में एज अ सिस्टम लिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो काइंड के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, रिमेंबर A इस सिस्टम का एक पार्ट है एंड B एक सिस्टम का पार्ट है। अगर आपने सिर्फ A ले लिया, दिस इजंट अ सिस्टम, ये सिस्टम का पार्ट हो गया। A पे इतना फोर्स एक्ट कर रहा है एंड B पे इतना फोर्स एक्ट कर रहा है। जब भी किसी भी सिस्टम में पार्ट्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स, तो वो जो फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस को हम लोग इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। These are called internal forces. And always remember, कभी भी आपके पास इंटरनल फोर्स है वो सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। जब भी इंटरनल फोर्सेस एक्ट करते हैं, सिस्टम के वो पार्ट्स एक्सेलरेट कर जाएंगे, उनका मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस कभी भी किसी सिस्टम को कंप्लीटली एक्सेलरेट नहीं कर सकते एंड उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जिसे आप कह सकते हो कंजर्व्ड रहता है। सो दिस इज इंटरनल फोर्सेस नेवर एक्सेलरेट द सिस्टम, एक्सेलरेट द सिस्टम, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर मैंने एक्सटर्नली, जैसे मैंने ग्रेविटी फ्री स्पेस लिया, अगर यहाँ पे ग्रेविटी होता दैट वुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये सिस्टम के पार्ट्स एक दूसरे पे एक्सर्ट नहीं करा रहे। इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पैर में आएंगे तो कैंसिल हो जाते हैं। सो दैट इज, इनके इंडिविजुअल मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टोटल सम कांस्टेंट है। तो फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्वियसली स्टेट अ लॉ कि एज लॉन्ग एज, जब तक जो सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ऑब्वियसली दिस मीन्स कि उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर सिस्टम, ये कांस्टेंट होता है। एंड दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये मोमेंटम कंजर्व्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा, मतलब सिर्फ इंटरनल फोर्स उनको एक्ट करने दो, देन यू विल हैव मोमेंटम एज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हमें मोमेंटम यूनिवर्सली कांस्टेंट करना है फॉर द एंटायर थिंग, कि इसे कांस्टेंट ही रखना है, देन व्हाट वी कैन डू इज मॉडिफाई, कि जो दूसरे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो वाला जो सिस्टम है उसको भी इस सिस्टम का पार्ट मान लो, उसको भी एज अ सिस्टम ले लो। लाइक अगर यहाँ पे मैंने अर्थ को ला दिया तो ये ग्रेविटी एक्सर्ट करेगा, नीचे फोर्स आएगी, तो मैंने अब सिर्फ इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सिस्टम नहीं माना, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स प्लस अर्थ को सिस्टम मान लिया। तब आप देखोगे कि उस केस में ऑब्वियसली, मतलब अगर आप सीधे सीधे ऐसा कहना चाहते हो देयर आर इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, तो आप ऐसे कंप्लीटली भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बस ये सिस्टम माना था, तो इस पे अगर जीरो एक्सटर्नल फोर्स है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो एक्चुअल में इसे एज ए यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रुथ भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इट इज एक्चुअली कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होती है। आपको बस क्या करना है, अपना वेव को एक्सपैंड कर देना है, यू हैव टू एक्सपैंड योर सिस्टम। उस केस में दिस लॉ एक्चुअली बिकम समथिंग लाइक अ यूनिवर्सल ट्रुथ। उसके आगे वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्पल्स, दैट विल बी जस्ट वेरी शॉर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। Alright, and we are back once again, and अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इम्पल्स, एंड द टॉपिक अबाउट लीनियर मोमेंटम विल बी क्लियर्ड। एंड फिर लीनियर मोमेंटम के ऑब्वियसली आगे हम लोग देख लेंगे, जब सारी क्वांटिटीज को सेंटर ऑफ मास से रिलेट करेंगे तो दैट आल्सो विल लुक एट इट। लेकिन अभी के लिए लीनियर मोमेंटम विल बी क्लियर्ड। तो अब हम लोग देख लेते हैं अबाउट इम्पल्स। सो व्हाट यू हैव टू एक्चुअली लर्न इज कि जैसे मैंने मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया एंड एक नई क्वांटिटी फॉर्म कर दिया व्हिच आई कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, व्हिच इज एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देख लेते हैं कि ऑब्वियसली हमें पता है फोर्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हिच इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर मैंने फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया बाय द टाइम ड्यूरेशन इट एक्ट्स। फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जिस टाइम ड्यूरेशन में ये एक्ट करता है।
तब भी हमें एक नई क्वांटिटी मिल सकती है। ऐसा क्यों? यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी क्वांटिटीज देखी, लेकिन अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेलरेट करता है, क्यों? क्योंकि इस पे कहीं भी एक फोर्स एक्ट करता है। मान लो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मास m हो गया, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है? वेक्टर f बाई m लिखा जाता है। तो एक्सेलरेशन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी आती है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आती है? दैट फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस वेक्टर a टाइम्स में जितने टाइम ड्यूरेशन में आप कंसिडर करना चाहते हो द चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा अगर ये चेंज इन वेलोसिटी तभी तक आई जब तक फोर्स एक्ट कर, दैट इज फोर्स ये परमानेंट नहीं है। यहाँ पे अगर इसी को लिखा जाए इट इज वेक्टर u प्लस वेक्टर f ओवर में m हो गया टाइम्स में डेल्टा t, जिसे मैं मान रहा हूँ दैट इज द टाइम ड्यूरेशन जब तक की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, कि अगर आपके पास वेक्टर f परमानेंट नहीं है बट इट ओनली एक्ट्स फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उस केस में क्या होगा? तभी तक ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, तभी तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते जाएगी बाय द रेट ऑफ वेक्टर a, दैट इज इसकी एक्सेलरेशन टाइम्स द टाइम ड्यूरेशन। भाई ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड होती जाएगी, सो इफ यू आर कंसिडरिंग द रेट एक्चुअली, तो बाय दिस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन वेक्टर f बाई m। तो यहाँ पे जो टाइम है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट यू हैव टू कंसिडर फॉर द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, फॉर द वर्क जो कि यहाँ पे हो रहा है, या फिर इफ यू कंसिडर फॉर द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई भी फोर्स है जो कि एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे एक्ट करता है, तो उस फोर्स एंड उस टाइम ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें एक सर्टेन क्वांटिटी मिलनी चाहिए विच कैन बी प्रेटी यूजफुल, एंड दैट इज वी इंडीड गेट सच अ क्वांटिटी, जिसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। दिस कम्स आउट टू बी इम्पल्स। इसे वेक्टर जे से डिनोट किया जाता है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज वेक्टर एफ दैट इज अ सर्टेन फोर्स टाइम्स में टाइम ड्यूरेशन जितने तक ये फोर्स एक्ट करता है। अब देखो ये कंप्लीटली ऐसा नहीं एब्सोल्यूट कुछ है कि दिस इज द इम्पल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, नो इट इजंट द इम्पल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज द इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर ये मैंने ले लिया इम्पल्स, ये इम्पल्स है क्या? दिस इम्पल्स इज एक्चुअली द इम्पल्स ऑफ वेक्टर एफ ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी या फिर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कंसिडर कर लिया कि एक नेट फोर्स है, ये कोई सिंगल फोर्स नहीं, ये मैंने रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स ले लिया, सो इट इज ऑब्वियसली इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स, मतलब कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हो। सो दिस इज द इम्पल्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी। यहाँ पे नेट फोर्स तो इम्पल्स ड्यू टू दिस, या फिर पर्टिकुलर फोर्स तो इम्पल्स ड्यू टू दैट पर्टिकुलर फोर्स, आप देख लोगे। अब यहाँ पे लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नेट फोर्स की ही बात करते हैं, टाइम्स में टाइम ड्यूरेशन जब तक ये नेट फोर्स एक्ट करती है। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोगों ने इम्पल्स देख लिया। फिर इसका यूनिट्स आप देखोगे, ये क्या है? इसकी यूनिट्स ऑब्वियसली केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स में सेकेंड हो गया, सो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? mlt पर -1। तो यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्या ये क्वांटिटी समहाउ मोमेंटम से रिलेटेड है? दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक, क्योंकि इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं समहाउ ये मोमेंटम से रिलेटेड होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से एक हमें नए थ्योरम मिलता है। व्हाट इज इट? कि जो वेक्टर एफ मैं बोलता हूँ दैट इज डेल्टा वेक्टर पी ओवर डेल्टा टी। ऑब्वियसली इसे मैंने d वेक्टर p ओवर dt कहा था, सो दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट, दैट इज ऑब्वियसली टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट मैंने मान लिया, द रेट एट विच मोमेंटम इज चेंजिंग कांस्टेंट मान लिया, तो इसे फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम डेल्टा वेक्टर p ओवर डेल्टा t भी कहा जा सकता है। यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट माना है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब वे इंटीग्रेट द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन व्हाइल कैलकुलेटिंग वर्क। तो वेक्टर एफ मैंने डेल्टा वेक्टर पी ओवर डेल्टा टी मान लिया। अब अगर मैंने डेल्टा वेक्टर पी ओवर डेल्टा टी में डेल्टा टी मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाता है, मतलब मुझे क्या मिला? दैट द इम्पल्स ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड इसी को हम लोग कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, this particular thing,
दैट्स द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब ऑब्वियसली इफ यू आर गना ऑलवेज राइट इट लाइक दिस कि पहले इम्पल्स कैलकुलेट कर लो, इस ऑब्जेक्ट का इम्पल्स इतना है, या फिर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन में इम्पल्स गिवन होगा देन यू कैन कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम और समथिंग लाइक दिस, इट वॉन्ट बी यूजफुल लाइक दैट। हमें एक्चुअल में करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स एक्चुअल में एक्ट करता है डेल्टा टी टाइम्स में डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज डेल्टा वेक्टर पी। यहाँ हम लोगों ने ज्यादा एक्चुअल में कुछ नहीं किया है, बट रादर व्हाट वी हैव एक्चुअली डन इज कि इसी चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। सो फाइनली जहाँ पे रीच करते हैं इट इज समथिंग जस्ट लाइक दिस कि इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी नेम्ड दिस टर्म एज समथिंग, बट येट इसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है। अगर हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है and that is obviously the reason and you have to look at as change in momentum rather than momentum, इसीलिए इसी रीजन से दोनों क्वांटिटीज की यूनिट्स एंड डायमेंशंस सेम है। अगर फोर्स वेरी करता है, इट इज अ वेरिंग फोर्स, उसमें हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बट रादर इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको जिस तक टाइम तक आपको बेसिकली चाहिए you want to calculate the impulse, so remember it is not the change in impulse, right? यहाँ पे change in impulse नहीं होगा। change in impulse का मतलब क्या? a double change in momentum, तो we want be going for something like that, impulse equals integral vector f dot dt, you have to think that far only, and obviously इसका एक और मतलब क्या है कि d vector p equals integral vector f dot vector f times dt, that is it just means the same thing जब एक इनफाइनेटेसिमल चेंज होता है एंड यहाँ पे भी ऑब्वियसली इंटीग्रल होगा, सो इट विल बी बेटर अगर इसको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट किया जाए। अगेन इट इज जस्ट द सेम थिंग जो कि यहाँ से लिखा जा सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जस्ट वेरी बेसिक थिंग। फोर्स टाइम ग्राफ बनाया जा सकता है, फोर्स टाइम्स द टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ एक्चुअली बनाया जा सकता है जिसका एरिया अंडर कर्व बिटवीन एनी गिवन टू इंस्टेंस ऑफ टाइम that is वो हमें इम्पल्स देते हैं, सो चेंज इन मोमेंटम देता है। सो यू हैव टू थिंक कि द एरिया अंडर कर्व, you have to think area under curve of a what, of a force versus time graph क्या देता है, या फिर curve gives not exactly momentum but impulse, जो कि obviously change in momentum को signify करता है। So that is all actually that you need to know about linear momentum. We'll be continuing with things like center of mass even in future videos and even about collisions, उसके बाद rotational and all की भी discussion होगी, that will be obviously in the next chapter, and that was all for today's video and thanks to all viewers.